फिर आगे हम बात करते हैं रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। इंस्टीट्यूट ने डिसीजंस दिए हुए हैं, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के वेबसाइट से निकाले हैं उन्होंने, लेकिन ये जो डिसीजंस है, ये डिसीजंस हम लोगों ने उसको सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज क्लासिफाई किया है ताकि पढ़ने में, समझने में और याद रखने में और आंसर लिखने में आसानी हो। सबसे पहला सेक्शन 6 से कनेक्टेड एक उनका डिसीजन है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है और वो अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ में इनकम टैक्स अथॉरिटीज में जाता है, ही इज रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर। अगर वो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, वो उसका जॉब है। लेकिन अगर वो दूसरे एम्प्लॉयज या थर्ड पार्टीज इनको रिप्रेजेंट करने लगता है, मतलब वो प्रैक्टिस करने लगा है, वो अलाउड नहीं है। उसके लिए उसको COP लगेगा। फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 11 का, CA शुड बी टेम्पर्ड, उसने अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। C स्टैंड फॉर कस्टम ब्रोकर लाइसेंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कस्टम ब्रोकर लाइसेंस की एग्जाम देके कस्टम ब्रोकर नहीं बन सकता, नॉट अलाउड। एजेंसी रिस्ट्रिक्शन, वो UTI, GIC, NSDL इनकी एजेंसी नहीं ले सकता, मतलब एजेंसी बिजनेस वो नहीं कर सकता इन जनरल, और इनका तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट सेटलर, मतलब जैसे लिक्विडेटर होता है वैसे ट्रस्ट सेटलर होता है ट्रस्ट को बंद करने के लिए, एब्सोल्युटली फाइन। आप ट्रस्ट, जैसे आप लिक्विडेटर बन सकते हो, ट्रस्ट सेटलर बन सकते हो। इक्विटी रिसर्च एडवाइजर, बिल्कुल आप एडवाइजरी सर्विस दो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप रिसर्च रिपोर्ट बनाकर पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आप रिसर्च रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करने लगे तो आप ब्रोकर जैसा बिहेव करोगे, वो अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन हो जाएगा, क्योंकि ये काम ब्रोकर्स करते हैं। मीडिएटर, जैसे आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो वैसे आप मीडिएटर भी बन सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन। प्रोफेशनल एडवाइजर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आप एडवाइजर तो बिल्कुल बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली बिकम एडवाइजर। आप ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अटर्नी नहीं बन सकते आप, मतलब ये लोग जो वही लोग होते हैं सिर्फ इसी में काम करते रहते हैं, वो चेंज ऑफ प्रोफेशन हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन, ये क्लॉज 11 का नहीं है, ये अदर में जाना चाहिए था, नोट्स में हमारे इसमें यहां पर आ गया है, सुन लीजिए, वो पढ़ के भी समझ में आता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर सर्विस में है तो वो रजिस्टर कर सकता है ई रिटर्न फाइल करने के लिए, ई रिटर्न का रजिस्ट्रेशन वो कर सकता है अगर वो उसके जॉब का जो शेड्यूल है, जॉब के रिक्वायरमेंट से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लगती है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है DSC इशू करने में, तो आप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का रोल प्ले कर सकते हो। इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज, एक प्रैक्टिसिंग बंदा इक्विटी डेरिवेटिव्स में खुद के बिहाफ इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेड कर सकता है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड नहीं कर सकता, प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये काम, ट्रेडिंग काम नहीं कर सकता। कमोडिटीज ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ना इंडिविजुअल कैपेसिटी ना प्रोफेशनल कैपेसिटी, किसी में भी कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो तो कर ही नहीं सकता। डायरेक्टर रेसिडेंसी, रेसिडेंट डायरेक्टर, बेसिकली हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहता हो, रेसिडेंट डायरेक्टर। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेसिडेंट डायरेक्टर का रोल प्ले कर सकता है? ऑफ कोर्स, अगर वो डायरेक्टर सिंपलिसिटर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, सिर्फ मीटिंग अटेंड करता है और उसके पैसे लेता है, बस इतना ही है, तो अगर उसको डायरेक्टर रेसिडेंट बोलते हैं, इज एब्सोल्युटली फाइन, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ही कैन बी दैट रेसिडेंट डायरेक्टर। फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 4 की। VJ is playing famous disc bits. VJ is playing famous disc bits. ये क्या फंडा है? ठीक है, ये क्या फंडा है? वैल्यूअर ऑफ अनकोटेड इक्विटी, सर वैल्यूअर ऑफ अनकोटेड इक्विटी, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। बेसिकली क्लॉज 4 क्या बोलता है, जहां पर भी क्लोज रिलेशन है वहां पे ऑडिट मत करो, डोंट एक्सप्रेस ओपिनियन। तो अगर आप किसी असेसी का वैल्यूएशन कर रहे हो ऑफ अनकोटेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स टैक्स लॉस के अंदर, तो आपने उस असेसी का टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करना चाहिए, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने उसको कंफर्म किया है। बाकी लॉज में आप शायद ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है, लेकिन टैक्स लॉज में तो नहीं।
जॉइंट वेंचर, अगर आप डायरेक्टर हो एक ऐसे कंपनी के जो वेंचरर कंपनी है, या फिर आप पार्टनर हो ऐसे पार्टनरशिप फर्म के जो वेंचरर पार्टनरशिप फर्म हो, तो अगर वेंचरर्स है और ये वेंचरर्स जॉइंट वेंचर बना रहे, वेंचरर्स है और ये वेंचरर्स जॉइंट वेंचर बना रहे, तो ये जो डायरेक्टर्स और पार्टनर्स है वो ऑडिट नहीं कर सकते जॉइंट वेंचर एंटिटी का। फिर बहुत इंटरेस्टिंग है, फैमिली मेंबर। ठीक है, क्या बोला इसके अंदर, फैमिली मेंबर। अगर सीए इन प्रैक्टिस का फैमिली मेंबर ऑनररी, देखो ऑनररी काम कर रहा है, ऑनररी काम कर रहा है कहां पे, ऑनररी काम कर रहा है इन मैनेजिंग कमिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैनेजिंग कमिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो उस एजुकेशन सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर सकता। अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व हो तो उसके ऊपर जो एजुकेशनल सोसाइटी बैठी है उसका आप ऑडिट नहीं कर सकते। ऑनररी होगा तो भी आप डायरेक्टर, अब ये क्लॉज 11 का नहीं है, गलती से आ गया, आप क्लॉज 11 का, सॉरी क्लॉज 11 का है, क्लॉज 4 में गलती से आ गया। क्या आप डायरेक्टर बन सकते हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में? ऑफ कोर्स, जैसे आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल्कुल बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल ऑडिट ऑफ पीएफ ट्रस्ट, देखिए क्या सिचुएशन है। यहां बोला है कि जनरली कंपनीज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा मैनेज करने के लिए ट्रस्ट बनाते हैं। इनका कहना है अगर गवर्नमेंट कंपनी ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बनाई है, जो बंदा इंटरनल ऑडिट कर रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट का, इंटरनल ऑडिट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, वो गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, इट इज नॉट अलाउड। फिर अगर हम बात करते हैं शेयर एक्विजिशन बाय इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर शेयर खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी कंपनी जहां पे इंटरनल ऑडिट कर रहा है। कॉन्करेंट ऑडिटर, देखिए बहुत बार बैंक्स को बुलाया जाता है कि आप आरआरबी को बनाओ, रीजनल रूरल बैंक को बनाओ, आप स्पॉन्सर बनो, नॉलेज, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर दो दूसरी बैंक को बनाने में, आरआरबी को बनाने में, ग्रामीण बैंक को बनाने में। बैंक एक्स ने एक बैंक को स्पॉन्सर किया, आरआरबी को स्पॉन्सर किया बैंक वाई, तो स्पॉन्सर करने वाला एक्स है, स्पॉन्सर्ड बैंक इज वाई। क्या बोला है, concurrent auditor of bank X cannot do statutory audit of bank Y। concurrent auditor उस बैंक का ऑडिट तो कर ही नहीं सकता, साथ में जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। फिर अगर हम बात करते हैं बैंक ऑडिट, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, भले ही आपने पूरी सिक्योरिटी दी है, एफडी एज सिक्योरिटी दी है, फुल्ली सिक्योर्ड आपने लोन लिया है, आप उसका ऑडिट नहीं कर पाएंगे। फिर वापस इंटरनल, वापस कंपनी और पीएफ ट्रस्ट आ गए। अगर कोई बंदा इंटरनल ऑडिटर कंपनी का, तो वो प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। मतलब कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर में उनको रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द ट्रस्ट, इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहे पीएफ ट्रस्ट का, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, अलाउड है। फिर जो बंदा बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का, जो बंदा बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का, वो बंदा, जो बेनिफिशियरी बंदा है, वो बंदा ट्रस्ट का ऑडिट नहीं कर सकता। जो बंदा स्टॉक ऑडिट कर रहा है, जो बंदा स्टॉक ऑडिट कर रहा है, वो बैंक का ऑडिट, ओके वंस अगेन जस्ट अ मिनट, जो बेनिफिशियरी है, जो बंदा बेनिफिशियरी, वो ट्रस्ट का ऑडिट कर सकता है, एब्सोल्युटली फाइन। याद रखना, कॉमन सेंस से थोड़ा अलग है। फिर स्टॉक ऑडिट, जो बंदा स्टॉक ऑडिट कर रहा है बैंक का, वो बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर वो उस ब्रांच का हो कि किसी और ब्रांच का हो। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की अगर बात करूं, हमने एक गाइडलाइन पढ़ी थी इनडेटेडनेस की, उसमें ध्यान रखना, एग्जाम्पल चेंज भी कर लेना आप ऊपर, कि भाई इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, या फिर वो ऑडिटर जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है, बाहर नहीं जाती वो रिपोर्ट, उसको इनडेटेडनेस की 1 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी। तो इंटरनल ऑडिटर्स, कॉन्करेंट ऑडिटर्स, ठीक है, कोई भी ऑडिट जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट जाती है, वहां पे 1 लाख की इनडेटेडनेस लिमिट नहीं है। तो बेसिकली लिमिट का ज्यादा इंपॉर्टेंस बचा नहीं।
जो बड़े ऑडिट्स है उसमें तो लॉ ने लिमिट दे दी है, बाकी ऑडिट में इन्होंने बोला कि लगेगा नहीं, ठीक है। काउंसिल एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस क्लॉज 6, जैम एट केंद्रीय विद्यालय, जैम एट केंद्रीय विद्यालय, ज्वाइंट ट्रेनिंग, चार्ट अकाउंटेंट्स आपस में मिलकर ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, पैसा जो मेरा शेयर कर सकते हैं। आप यहां पे बोलो कि इसको एडवर्टीजमेंट नहीं मानेंगे, एब्सोल्युटली फाइन, और क्लॉज 11 भी बोल सकते हो कि उसमें भी अलाउड है। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। आप यहां पे वापस इसको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मानेंगे, और आप इसको भी क्लॉज 11, मतलब देखिए आप, उन्होंने क्लॉज नंबर नहीं दिए, सबसे क्लोज जो थे वो हमने क्लॉज नंबर लिखे हैं। आप दोनों इसमें ज्वाइंट ट्रेनिंग और इसमें क्लॉज 11 का भी रेफरेंस दे सकते हो। मैसेजिंग एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। कियोस्क सर्विसेज, कियोस्क सेटअप करके अच्छी जगह पे क्या आप सीए सर्विस दे सकते हैं? यस। जैसे आप सीए का ऑफिस कहीं पर भी रख सकते हैं, कियोस्क भी एस्टैब्लिश करके आप सर्विसेज दे सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग। विजिटिंग कार्ड के ऊपर नॉर्मल कंटेंट रखो, विजन, वैल्यूज, मिशन स्टेटमेंट्स, ये सब मत करो। क्यूआर कोड रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन उससे उतनी ही इंफॉर्मेशन मोबाइल में सेव होनी चाहिए जितनी नॉर्मली अलाउड होती है। अदर मिसकंडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप क्लाइंट के बुक्स अकाउंट पे फिजिकल आप लीन एक्सरसाइज, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल लगाना, लीन एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं है, इवन इफ फीस इज पेंडिंग, नहीं तो अदर मिसकंडक्ट हो जाएगा। जैसे एक चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अगर डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो उसका ऑडिट नहीं कर सकता, वैसे ही चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस आरओसी फॉर्म भी साइन नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट साइन आरओसी फॉर्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा।